हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। क्लास 10 के प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज जो है हिंदी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 10 एक कहानी यह भी जो है मैं लेकर के आ गई हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे एक कहानी यह भी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँचे। एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी यह भी। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोगों को पता है कि एक कहानी यह भी की लेखिका या लेखक कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए एंड हम इस स्टोरी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग को तुरंत ही जो है समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिनकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वो निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। तो इनका जन्म जो है, ये जो एक कहानी यह भी जो लेखिका जो है वो लिख रही हैं, वो बता रही हैं कि मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन उनका यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? अजमेर के ब्रह्मीपुरी मोहल्ले से शुरू होता है। तो लेखिका की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से, जहाँ पे उनके घर 2 मंजिला मकान था और ऊपर के मंजिले में उनके पिताजी का क्या था? साम्राज्य था। मतलब उनके पिताजी रहते थे, वो अव्यवस्थित ढंग से फैली हुई पुस्तक, पत्रिका या अखबार के बीच कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मतलब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि ऊपर के मंजिले में उनके पापा रहते थे और नीचे के मंजिले में उन लोग जितने भाई बहन थे सब क्या कर रहे थे? एक साथ रहते थे, उनकी माँ भी रहती थी। आगे देखते हैं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले वो लोग कहाँ रहते थे? इंदौर में, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। मतलब वो पार्टी नेता दलों से वो जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ साथ वो समाज सुधार के भी काम से वो जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। मतलब वो पढ़ाते भी थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। मतलब एक तरफ तो वो काफ़ी ज़्यादा कोमल और संवेदनशील भी थे और दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधी भी थे और काफ़ी अहमवादी भी थे। तो लेखिका के जो पिता है उनकी काफ़ी ज़्यादा नाम सम्मान थी, वो समाज सुधार के लिए भी काम करते थे, कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे और वो अपने समय में बच्चों को अपने घर में पढ़ाते भी थे, जो बच्चे आज बड़े होकर बहुत बड़े बड़े ओहदों में भी हैं। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब। इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। पहले वो लोग इंदौर रहते थे, लेकिन बहुत बड़ा एक आर्थिक झटके की वजह से वो लोग इंदौर से कहाँ आ गए थे? अजमेर, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। डिक्शनरी, शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ कर रख दिया।
सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोटित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। तो उनके पिताजी जो इस तरीके का उनका एक आर्थिक जो है एक लॉस हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जो है यहाँ पे आकर रहना पड़ा। ठीक है, तो इंदौर से वो अजमेर आ गए। तो ये सब चीज़ें उनके पिताजी में इतना ज़्यादा मतलब अहम पे लगा, उनके पिताजी को इतना ज़्यादा वो मतलब उनकी सोच जो है वो सिकुड़ते जा रही थी, तो वो अपने बच्चों से भी ये सब चीज़ें नहीं बांटते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उनको गुस्सा वगैरह ये सब भी अब आने लगा धीरे धीरे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। मतलब देखो, अगर कोई पहले बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास सब कुछ है, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, और अचानक से अगर आर्थिक तंगी आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक मतलब एक बैग ऊपर से नीचे गिरना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा वो इंसान को झकझोर देता है। तो ये चीज़ क्या होती थी, उनके पिताजी की गुस्सा निकलता था इस सब चीज़ों का मतलब, और उनकी माँ को ये सब क्या करना पड़ता था, सहना पड़ता था। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने जैसी कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते थे। मतलब उनके पापा ने हो सकता है किसी पे विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया है, और एक बार जब इंसान के साथ हो जाता है तो वो फिर सबको क्या होता है, शक के नज़रों से ही देखता है। तो वही चीज़ लेखिका के पिता के साथ भी हुई थी, और जिसकी वजह से उन लोगों को भी ये सब चीज़ भुगतना पड़ रहा था, उनका क्रोध, उनका ये शक की स्वभाव। ठीक है, पर यह प्रीति गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर में ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उभर नहीं पाई। तो लेखिका जो है वो बता रही है उनका रंग कैसा था, काला था, और वो काफ़ी पतली दुबली सी थी, और उनकी जो बहन थी, उनकी जो बड़ी बहन थी उनसे 2 साल बड़ी, वो खूब गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी। तो उनके पिताजी हमेशा उससे उनकी तुलना करते थे। तो ये सब चीज़ों ने लेखिका के दिमाग पे एक गहरा असर छोड़ा, एक गहरा छाप छोड़ा। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी गर्द परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। ये जो एक कहानी यह भी कि जो लेखिका है वो अपने बारे में यहाँ बता रही हैं। वो तो एक लेखिका है, बट आज भी उनको जो बचपन में जो बिहेवियर उनके घर से, उनके पापा से उनको मिला, आज भी उनको क्या करता है, झकझोरता है। वो आज भी विश्वास नहीं कर पाती है अपनी किसी उपलब्धियों पर। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भनभना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे, एक सेकेंड, मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रुपयों में मुझ में हैं, कहीं कुठाव के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। तो हमेशा जो है हम छोटे बचपन से बड़े जब होते हैं तो हमारे मम्मी पापा, हमारे आसपास का वातावरण जो है
उसी को देख के हम बड़े होते हैं और अपने माँ बाप का कुछ स्वभाव हमारे अंदर भी क्या होता है वो आता है। तो कवयित्री यहाँ पे यहाँ पे लेखिका जो है वही कहना चाह रही है कि भले ही मैं अपने पापा के साथ उस वक्त बहस करती थी, लड़ाई करती थी, बचपन में काफ़ी ज़्यादा मेरे पापा के साथ मेरी कहा सुनी होती थी, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है मुझ में आई हैं अपने पापा से ही प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशा में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उसमें मुक्त तो नहीं कर सकता। ठीक है, हम उसमें से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। जो उनकी मम्मी थी, यहाँ पे बोली है बेपढ़ी लिखी, मतलब उनकी मम्मी को पढ़ना लिखना नहीं आता था और उनके पिताजी से ठीक वो विपरीत थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मतलब जो लेखिका की माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा उनमें सहन शक्ति थी। वो हमेशा उनके पिताजी की जो भी जाति होती थी, उनके पिताजी का जो लॉस वगैरह हुआ, जो हम लोगों ने भी देखा कि इतनी आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से जो है वो लोग अजमेर में आके बस गए, तो ये सब उनके पिताजी के अंदर जितनी भी गुस्सा जो भी चीज़ें थी, इन सब की वजह से जो भी कुछ वो बोलते थे वो किस पे, मतलब उनकी मम्मी पे वो गुस्सा झाड़ देते थे। तो ये सारा चीज़ वो काफ़ी सहन शक्ति के साथ सहती थी। ऊपर से वो सभी की फरमाइशों को भी पूरा करती थी अपने बच्चों की। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया उनकी मम्मी ने। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो ये सारा चीज़ वो बता रही है कि मुझे मेरे माताजी मतलब काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के साथ मिली जुली रहती थी, सारी चीज़ें मानती थी, लेकिन उनकी माताजी का कुछ उनमें नहीं आया। अब आगे देखिए, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। तो 5 भाई बहन थे लेखिका, और सबसे छोटी कौन थी? लेखिका थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सौतेलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली, तो कमरों में गुड्डो गुडियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, काच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। पहले के ज़माने में जैसे लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो उसी तरीके का था कि ये बता रही हैं कि इनके घर में, मतलब लेखिका जो है, 5 भाई बहन थे ये लोग, और सबसे बड़ी जब उनकी बहन का शादी हुआ तो वो कितने साल की थी? 7 साल की थी। तो उनको उतना याद भी नहीं है शादी, उतना उनका चेहरा वगैरह, उनकी धुंधली सी याद बस मन में है। और उनसे जो 2 साल बड़ी जो उनकी बहन सुशीला थी, उनके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेला है, बहुत सारे खेल खेले हैं, ठीक है, गुड्डे गुड़ियों का खेल। उनके जो भाई लोग थे उन लोगों के साथ भी उन्होंने गिल्ली डंडा सारा कुछ खेला है। लेकिन उनके भाई जो थे उन लोगों की गतिविधियाँ जो है घर के बाहर भी होती थी, बट उनका जो उनकी बहन और उनका जो होता था गतिविधि, वो क्या होती थी? घर के अंदर ही होती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। उस समय क्या होता था? घर की दीवारें सिर्फ घर तक समाप्त नहीं होती थी, पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे।
आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। करेक्ट। आज जो हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आज लोग अपने घरों तक ही सीमित है। पहले के ज़माने में लोग क्या होता था, बड़े बड़े घर होते थे, मोहल्ले में भी लोग जाके बातें करते थे, सब शाम के समय बैठते थे कुर्सी लगा के, चेयर लगा के। बट आज क्या ऐसा होता है? जी नहीं। आज बड़े बड़े शहरों में अधिकतर दिखेगा फ्लैट, या फिर लोग घरों में भी रहते हैं तो अपने घरों में ही रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का प्रारंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानी लिखते समय हुआ। ये सभी देखकर वो बड़ी हुई थी, सब कुछ की थी, और जब मतलब उनका छाप जो है वो उनको कब पता चला? जब वो कहानियाँ लिखती थीं। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर कोई लड़की 10th पास कर गई, 15-16 साल की हो गई, मतलब उनकी शादी कर देनी है। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। उनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी कहाँ हुई? कोलकाता में। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। मतलब अब घर में कौन बच गया? अकेली लेखिका। उनके 2 बड़े जो भाई हैं वो लोग भी बाहर चले गए। उनकी जो दीदी थी 2 साल बड़ी सुशीला, वो भी क्या की, चली गई कोलकाता शादी करके। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। उनके पिताजी उनको क्या करते थे? रसोई से दूर रहने को कहते थे। रसोई का वे भटियार खाना कहते थे। रसोई को वो क्या कहते थे? उनके पिताजी जो है रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को मिट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। उनके पिताजी जो कि कांग्रेस में थे, राजनीतिक दलों से वो मतलब जुड़े हुए थे, तो उनके घर में डेली क्या होता था? राजनीतिक पार्टियों का जमावड़े होते थे, और जमकर क्या होती थी? बहसें भी होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। मतलब ये जो लेखिका है, जब उनको चाय पानी देने जाती थी तो उनके पिताजी उनको भी वहीं बैठाते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। 42 मतलब उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रूमानी आकर्षक, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। ये सब चीज़ें, बातें जो है वहाँ पे होती रहती थी। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती थी? लेखिका भी सुनती थी। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। 10 तक वो कुछ भी नहीं उतना ज़्यादा समझती थी, तो बिना कुछ खास समझे वो क्या करती थी? बहसें सुनती थी, और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई,
हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। मतलब क्लास 11th में जब वो आई लेखिका, तो उनका परिचय किनके साथ हुआ? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जहाँ पे ककहरा मतलब कख गघ उन्होंने सीखा, इसी साल वहाँ पे क्या बन गया? कॉलेज बन गया और इसी साल नियुक्ति हुई थी उनकी टीचर की। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। मतलब लेखिका पहले क्या करती थी? सिर्फ पढ़ती थी, बट उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरीके से चुनकर पढ़ना है। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जनेंद्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। मतलब ये जो लेखिका है वो शुरू में सबकी क्या करती थी? कहानियाँ पढ़ती थी, यशपाल की, लाइक अज्ञे की, जनेंद्र की, ये सब सारी कहानियाँ, भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा ज़रूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनिकता, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो ये जो उनकी जो प्राध्यापिका थी, उनका उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने उनको सिखाया किस तरीके से पढ़ना है, क्या तुम्हें चुनना है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावों में बदल दिया था। मतलब 46-47 में क्या था? हमारा देश उस समय आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे, तो उस समय ये लेखिका भी उस आज़ादी के जो संग्राम में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानू समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब लेखिका में भी जोश आ गया था। लेखिका भी क्या करने लगी थी? बाहर जा रही थी, लड़कों के साथ हड़तालें कर रही थी, नारे लगा रही थी। तो ये सब चीज़ें उनके जो पिताजी हैं उनको पसंद नहीं था, उनको काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था राजेंद्र से शादी की, तब तक वो चलता ही रहा।
तो लेखिका अब क्या करने लगी, उनके पापा का विरोध करने लगी, क्योंकि अब उनमें वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर जाने लगी, नारा लगाने लगी और उनको ये चीज़ें अच्छी लगती थी, वो करना चाहती थी अपनी देश के लिए। बट लेखिका के पिता ये नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए, तो इस सब चीज़ों में उनके पिताजी के साथ टक्कर होती थी। और उन्होंने जो राजेश नाम के एक युवक से शादी भी की। तब तक ये सारा चीज़ जो उनके बीच मतभेद जो है वो चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। उनके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। मतलब उनकी जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी कॉलेज में, वहाँ से प्रिंसिपल ने भेजा उनको, क्योंकि लेखिका जो है भाग लेती थी हड़तालों में, नारेबाजी में, तो ये जो अनुशासन जो है नहीं रहता था, तो इनकी वजह से उन्होंने काफ़ी बार उनके पापा को भी बुलाया। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे, मतलब ये सब गुस्से में वो वहां पे गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। मतलब ये सब चीज़ों के कारण उनके पिताजी, अब ऑब्वियस सा बात है, अगर स्कूल से या आपके कॉलेज से आपके पापा मम्मी को बुलाया जाएगा आपके बदमाशियों के लिए, या फिर आप जो अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो वहाँ पे आपके पापा आके आपको डांटेंगे ही। तो लेखिका जो है अपने पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई। जब उनके पापा आए, माँ को यह कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। उनके पिताजी क्या थे, उल्टा खुश थे। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तो ये सब सुनकर उनके पापा काफ़ी खुश थे। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक और वो शॉक्ड हो गई। अगर हमें पता है कि कोई डांटने वाला है, मतलब हम सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी इस चीज़ को सुन के डांटेंगे, और एकदम से पिताजी खुश है, तो ये शॉकिंग है ना। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना ही अपने कानों पर। यह एक हकीकत थी। तो ये क्या थी, एक हकीकत थी। ना उनको अपने कानों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने आंखों पर। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। अब यहाँ पे हड़ताल शुरू हो चुका था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपाड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुशी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, मतलब उनको कुछ कुछ बता दिया। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है क्या यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ये ऐसा होता है, अगर आप देखोगे कहीं कहीं पे आसपास के जो अंकल लोग होती है, आंटी लोग आती है, वो लोग घरों में आके तुम्हारी बेटी आज ऐसे करके आई है कि, तो इसी तरीके से उस समय में भी जब मन्नू भंडारी, यहाँ पे लेखिका का नाम आप लोग को पता चल गया, उनका नाम क्या था, मन्नू।
तो जब वो हड़तालें कर रही थी तो उनके जो पास के जो एक दकियानूसी एक लोग थे वो आकर उनके पापा को उल्टी सीधी बातें उनके बारे में पढ़ा रहे थे। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भड़कते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अब पिताजी बोल रहे हैं कि बंद कर दो इसका घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपाड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। अब ये जो है एक अजमेर के प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी जो है वो उनके घर आए और वो क्या बोल रहे हैं, मन्नू जी के बारे में उनके पापा के सामने तारीफ़ें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। वो काफ़ी ज़्यादा उन पे प्राउड कर रहे हैं और भंडारी जी को उनके पापा को बोल रहे हैं कि तुम घर में घुसे रहते हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। यू हैव मिस्ड समथिंग, तुमने कुछ मिस कर दिया। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी उनके चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। जो कि पहले गुस्सा में थे, अब उनके अंदर क्या हो रहा था, गर्व हो रहा था कि कोई मेरी बेटी का आके तारीफ कर रहा है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने राहत की सांस ली। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर क्या हो रहा था, बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में हो रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंत विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतना ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट है? अगर आप चाहोगे कि आपकी प्रतिष्ठा में, जैसे आप जा कर के बाहर में नारेबाजी कर रहे हो और सभी कोई आपका समर्थन ही करे, सभी कोई आपकी प्रशंसा ही करे, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग आपके बारे में बुरा भी कह सकते हैं। तो यही जो है, जो मन्नू जी हैं, इनका यही सोच था कि इनका तो टकराहट होना ही है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। तो सन 47 में जो शीला अग्रवाल जो प्राध्यापिका थी, जिन्होंने मन्नू जी को, जो लेखिका है, उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़कर जो है भाग ले रही थी सभी चीज़ों में, उनको क्या किया, नोटिस थमा दिया कॉलेज ने और उनको नोटिस दिया कि आप इस कॉलेज से अब जाइए, क्योंकि आपके वजह से ही यहाँ पे कॉलेज में लड़कियाँ भड़क रही हैं, कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अब 2-3 छात्राएं जो थी, जो मन्नू भंडारी और उनके जो और भी ग्रुप थे, उनको क्या कर दिया, निषेध, मना कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। हुड़दंग इतना मचाए, लोग बाहर रह के भी हुड़दंग मचाए कि लास्ट में इनको क्या करना पड़ा, 3rd ईयर वाले के लिए खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, और सबसे बड़ी उपलब्धि कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। क्या हुआ था इस दिन, हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। तो ये रही हमारी जो लेखिका है मन्नू भंडारी जी की कहानी। उन्होंने अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में यहाँ पे आप लोगों को परिचय कराया है, अपने घर वालों के बारे में कि उनके घर में कितने भाई बहन थे,
उनके पापा का क्या स्वभाव था, उनकी माँ कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों से शेयर किया है। ठीक है, अब हम लोग लेखिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मन्नू भंडारी जी जो है उनका जन्म कब हुआ था। ये सारी चीज़ें हम एक बार लेखिका के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक कहानी, यह भी इसकी जो लेखिका है उनका नाम क्या है, मन्नू भंडारी है। क्या नाम है उनका, मन्नू भंडारी। और उनका जन्म कब हुआ है, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। अजमेर शहर से उन्होंने अपनी इंटर की शिक्षा दीक्षा ली। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हुआ। इनका जन्म हुआ 1931 में और इनका देहांत कब हुआ, 2021 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। फिल्मों के लिए और धारावाहिक मीन्स सीरियल के लिए भी उन्होंने पटकथाएं लिखी है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। मतलब स्त्रियों से जुड़ी जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति भी हम मन्नू भंडारी के लिखती हैं वो उनमें देखा जा सकता है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह ज्ञान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखक के जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को क्या किया है, प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका जो है देखते ही बनता है। तो ये जो मन्नू भंडारी ने अपने बारे में लिखा है, इन सब में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, उनके पापा का उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और एक छोटे से शहर की लड़की किस तरीके से जो है ये स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दिखाई। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।